हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों से हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। कल एन फैमिली के बारे में हमने जानकारी दी आपको। आज उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेजें। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, उसके विभिन्न गुणों के बारे में, उसकी परमाणुकता के बारे में, उसकी आयनन ऊर्जा के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है, इसके लिए हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु है। नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान, नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु है अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है। नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के लिए देखेंगे कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु है अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है। छोटा परमाणु या और कह सकते हैं इसका आकार कम होता है। इसका आकार कम होता है। नाइट्रोजन के बारे में दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन स्वयं तथा अन्य तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पी पाई बंध बनाने का गुण रखता है।
नाइट्रोजन स्वयं तथा अन्य तत्वों कार्बन व ऑक्सीजन के साथ पी पाई बंध बनाने का गुण रखता है। तथा तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, नाइट्रोजन में श्रृंखलन की दुर्बल प्रवृत्ति होती है। श्रृंखलन की दुर्बल प्रवृत्ति होती है। नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के बारे में देख लें पुनः। नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, या यूं कहें इसका आकार कम है, अतः इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको कहा जाता है। नाइट्रोजन स्वयं तथा अन्य तत्वों जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पी पाई बंध बनाने का गुण रखता है। और नाइट्रोजन में श्रृंखलन की दुर्बल प्रवृत्ति होती है। अब इसको नोट कर लें। 1 2 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ग 15 की तत्वों के साथ क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी की जो बात हमने पिछली बार कही थी उसको देखेंगे, हाइड्रोजन के प्रति ये कितने क्रियाशील हैं। तो आपको पता है वर्ग 15 के जो तत्व हैं, नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, ये इसके तत्व हैं। यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। एक लाइन यहां पे लिख देंगे, यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां पर E बराबर क्या होता है, NPASSBBI। देखें अब, जैसे कि हम N के साथ H3 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, N के साथ H3 को जोड़ते हैं तो NH3 मिलकर के बनता है अमोनिया। P के साथ H3 को जोड़ते हैं तो ये बनता है फास्फीन। P के साथ H3 को जोड़ते हैं तो बनता है फास्फीन। AS के साथ H3 को जोड़ते हैं तो बनता है आर्सीन। और Sb और Bi को भी इधर लिख दो। NH3 के साथ अमोनिया, PH3 के साथ फास्फीन, ASH3 के साथ आर्सीन, SbH3 के साथ स्टिबीन। और BiH3 के साथ बिस्मुथिन। NH3 के साथ अमोनिया, PH3 के साथ फास्फीन, ASH3 के साथ आर्सेन, SbH3 के साथ स्टिबीन और BiH3 के साथ बिस्मुथिन। यह EH3 प्रकार के हाइड्राइड कहलाते हैं और यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वर्ग 15 के तत्व यह निम्न प्रकार के यौगिक देते हैं। एक स्पेशल NH3 है, वह
HN3 प्रकार का यौगिक बनाता है। यह विशेष है। HN3 प्रकार का यौगिक बनाता है और HN3 प्रकार का यौगिक जो बनाता है उसको हाइड्रोजन एजाइड कहा जाता है। HN3 कहा जाता है हाइड्रोजन एजाइड, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहा जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल। देखें, फिर से बता दें, हाइड्रोजन के प्रति जब भी यह क्रिया करेंगे वर्ग 15 के तत्व, तो यह EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। इन यौगिकों को EH3 कहा जाता है, जहां पे E बराबर क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जब इनको NH3 प्रकार का यौगिक बनाएगा जिसको अमोनिया कहेंगे, PH3 प्रकार का यौगिक बनाएगा तो फास्फिन कहेंगे, ASH3 प्रकार का यौगिक बनाएगा तो सार्सिन कहेंगे, SBH3 प्रकार का यौगिक बनाएगा तो सिस्टीबिन कहेंगे, और BiH3 प्रकार का यौगिक बनाएगा तो उसे बिस्मुथिन कहेंगे। और एक स्पेशल HN3 प्रकार का यौगिक बनता है तो उसको हाइड्रोजन एजाइड या हाइड्रोजोइक अम्ल कहा जाता है। NH3 से BiH3 की ओर जाने पर इनके क्षारकता का क्रम बढ़ता है। इनकी क्षारकता का क्रम बढ़ता है और इनके हाइड्राइडों का अपचयी गुणधर्म ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता में, कि इनकी क्षारकता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। फर्स्ट हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। E2O3 को ट्राइऑक्साइड, E2O5 को पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन व
फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं वो पूर्णतः अम्लीय होते हैं। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय होते हैं, जबकि आर्सेनिक एवं एंटीमनी के ऑक्साइड उभयद्रव्यी प्रकृति के होते हैं व बिस्मथ क्षारीय प्रकृति का होता है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस पूर्णतः अम्लीय, जबकि आर्सेनिक व एंटीमनी उभयद्रव्यी प्रकृति के व बिस्मथ क्षारीय प्रकृति का होता है। इस वर्ग में एक लाइन आप यहां पे जोड़ देंगे, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है, उसको नोट करें। थर्ड हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद थर्ड आएगा हेलोजन। वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो वर्ग 15 के तत्व हेलोजनों के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। यह ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड का निर्माण करते हैं। यह ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन व देखिए वर्ग 15 के तत्व हेलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। यह ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड का भी निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन व बिस्मथ पेंटा हैलाइड का गुण नहीं दर्शाते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि क्या कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन एवं बिस्मथ पेंटाहेलाइड का गुण नहीं दर्शाते हैं, या वह EX5 प्रकार के गुण नहीं दर्शाते, क्या कारण है? तो हमारी पिछली क्लासों को वीडियो को आपको वापस रिव्यू करके देखना होगा। उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन एवं बिस्मथ की जो संयोजकता है वह 5 शो नहीं होती है, 5 संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। इस वजह से यह पेंटाहेलाइड नहीं बताता। और उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। यदि कोई आपको इसका कारण पूछ ले तो आप कारण लिख देंगे अक्रिय युग्म प्रभाव।
हमने अभी क्रियाशीलता की जो बात कर रहे थे उसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। 4 धातुओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्या होगी उसके बारे में हम देखेंगे कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं धातुओं के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। मैं आपको समझा दूं, द्विअंगी यौगिक किसे कहा जाता है? यदि कोई 2 भिन्न भिन्न तत्व मिलकर किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि वर्ग 15 में अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं और धातु भी हैं, तो यह धातुओं के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, Na3AS एक यौगिक है सोडियम आर्सेनाइड Na3AS। दूसरा यौगिक है जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड। जैसा कि आपको बताया गया कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं वह धातुओं के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के धातु हैं, तत्व हैं, वो अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में क्रिया कर रहे हैं और द्विअंगी यौगिक बना रहे हैं। और जिंक एंटीमोनाइड में भी अलग अलग प्रकार के तत्व द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग 15 के तत्वों की जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, वह इन 4 गुणों के द्वारा प्रदर्शित हो सकती है। कल हम फास्फोरस के बारे में पढ़ाई करेंगे। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो ये आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है इसके नोट्स बनाएं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और साथ ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही जिनको पटवारी रीड की कोचिंग के लिए नोट्स और वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। उस लिंक के माध्यम से आप मैथ्स और उसकी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।